देखिए अपने आदिकाल चल रहा है और आदिकाल में हमने धार्मिक साहित्य कंप्लीट कर लिया, सिद्ध नाथ और जैन साहित्य कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कौन सा? लोक साहित्य। क्या होता है देखो कि आदिकाल की वे रचनाएं जो लौकिक विषयों पर लिखी गई, लौकिक यानी कि समाज या जनता के बीच के जो विषय हैं उन पर जो रचनाएं लिखी गई वो किसके अंतर्गत आती है? लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। धार्मिक साहित्य में जो धर्म से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई वो सब किसमें आती है? धार्मिक साहित्य में, जिसमें सिद्ध ले लिए, अपने नाथ ले लिए, जैन ले लिए। अब लोक साहित्य की बात करेंगे तो जो समाज में लोगों के बीच में जो विषय, जो भी मुद्दे हो, जो भी विषय हो, अगर उनके ऊपर रचनाएं लिखी जाएगी तो क्या कहलाएगी? लोक साहित्य। प्रमुख लोक साहित्य जो ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं और उसमें सबसे पहला ग्रंथ है ढोला मारोरा दोहा। कौन सा ग्रंथ है? ढोला मारोरा दोहा। ये लोक साहित्य ग्रंथ चल गए अपने। अब ढोला मारोरा दोहा किसने लिखा? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कुशल लाभ ने लिखा। किसने लिखा? तो कैसे? एक बार मैं पता फिर याद कराऊंगा आपको ट्रिक से। ये दोहा शैली की दोहा शैली में रचित काव्य है। इसकी भाषा राजस्थानी है। कौन सी भाषा है इसकी? राजस्थानी। 11वीं शताब्दी की गे रचना है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारोनी का प्रेम इसमें हुआ है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको ये याद करना है ढोला मारोरा दुआ, बस। और बाकी याद मत करो। हो गया याद? मत करो याद कुछ भी। ढोला मारोरा दुआ याद कर लो। कर लिया ना? देखो अब इसी से सारी चीजें याद कराता हूँ आपको। ढोला मारोरा दुआ, ठीक है? तो ढोल जो कुशल व्यक्ति होगा वही ढोल बजाएगा। जो व्यक्ति कुशल होगा ना वही तो ढोल बजाएगा। तो ढोला किसने बजाया? कुशल व्यक्ति ने बजाया, तो उसको लाभ हुआ। तो ढोल कौन बजाएगा? जो कुशल होगा। तो ढोला मारुरा दुआ कुशल लाभ की है, ठीक है? अब देखो आगे क्या याद करते हैं अपन कि ढोला मारुरा दुआ किस शैली में है? दोहा शैली में। तो ये रहा दोहा शैली, उसी में है। किस शैली में? दोहा शैली में। आगे देखो आप, इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। तो ये रहा राजस्थानी, पकड़ के घुसा दो। राजस्थानी भाषा है, दोहा शैली में है, ढोल कुशल लोग बजाते। तीनों चीजें याद हो गई। आगे देखो आप, 11वीं शताब्दी की गे रचना है। कौन सी शताब्दी की? जब आप मंदिर में जाते हो और व्यक्ति ढोल बजाता है तो उसको 11 रुपए देते हैं अपन। पांच ये यानी 11 या 7 ये अच्छी संख्या मानी जाती है ना, तो उसको 11 रुपए देते हैं अपन। और वो ढोल बजाता है, कुशल होता है ढोल बजाने में, तो 11 रुपए। आगे देखो आप, इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारुनी का प्रेम वर्णित, साफ साफ दिख रहा है ढोला मारू। ढोला राजकुमार और मारुनी राजकुमारी है। तो देखो इसी नाम से सारी चीजें कैसे याद है, देखो अब याद कैसे नहीं होगी। यहाँ देखो आप, ढोला मारना दुआ, ढोल कुशल बजाते हैं, तो कुशल नाम ने लिखा इसको, ठीक है? यहाँ देखो आप, रासे राजस्थानी भाषा में लिखी गई, दोहा शैली में लिखे गए दोहा से। आगे देखो, ढोल 11 रुपए देने पर बजाया जाता है, यानी 11वीं शताब्दी आ गई। और क्या बजा इसमें? और ढोला और मारोनी, राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारोनी का इसमें प्रेम वर्णित है, ठीक है? आगे लिखेंगे अब। लोक साहित्य की दूसरी 2 ग्रंथ देखिए आप कौन कौन? एक तो जय चंद प्रकाश और एक जय मयंक जस चंद्रिका। सबसे पहले इनके रचयिता याद करते हैं। देखो आप, जय चंद प्रकाश तो है भट्ट, कहाँ भट्ट केदार। तो यही अपने याद करेंगे कि जय चंद प्रकाश के रचयिता तो कौन है? भट्ट केदार, यानी कि जय चंद प्रकाश। तो जब प्रकाश होता है तभी तो भट्ट और केदार तोड़ा था। जब प्रकाश हो को उजाला दे रहा थोड़ी तोड़ा रहा, बटा के तरह ना तोड़ दे। जब प्रकाश होता है तभी अपन क्या तोड़ते हैं? बट्टा और के तरह तोड़ते हैं, है ना? आगे देखो, जय मयंक जस, देखो जय चंद्र, जय तो आ गया है। अब जय मयंक जस चंद्रिका, अब इसको क्या याद करना अपने? मधुकर कवि। तो मंची याद रखो, जय मयंक। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, ऐसे भी याद रखते हैं। मधुकर, मधुकर किसे कहते हैं? भंवरे को कहते हैं ना, बलवादी से मत करता हूं, तो याद करो। जय मयंक, म से म याद कर लो। अब ये मधुकर कवि ने लिखी थी। और बटा के तरह प्रकाश हो थोड़ा सा अपन ठीक कर रहे। हाँ, आगे देखो आप, यह दोनों अप्राप्य कृतियां हैं। मलिन है फिर भी पढ़नी पड़ी थी, ये थोड़ा सा अप्राप्य कृतियां हैं। हाँ, मलिना मतलब ये और दूसरी किताबों में नहीं मिल जाता भाई इसने ये लिखी थी, इसने ये लिखी थी, ऐसे दूसरी जगह से पता चल जाता है।
या इन कवियों का जहाँ वर्णन होगा वहां पर इनके साथ में लिखा होगा भाई इन्होंने ये कृतियां भी लिखी थी, लेकिन मिली नहीं है। और कई सारी कृतियां अभी भी संग्रहालय में रखी हुई है, वो एक एक पत्ता रखा हुआ है, उन्होंने जो लिखा था वहां से लिखी हुई सारी सारी, लेकिन ये मिली नहीं है, अप्राप्य है। इनका उल्लेख दयाल दास प्रीत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ये सामने दिख रहा है सबूत कि इन दोनों का उल्लेख किसमें मिलता है, राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, और उसके कौन रचिता, दयालदास। दोनों में जयचंद का स्वरे वर्णित है। किसका स्वरे वर्णित है, नाम से ही जयचंद और जयमय, तो जयचंद का जो स्वरे वीरता है उसका वर्णन है दोनों कृतियों में। आगे ये अपने याद कर लें कि जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार और जयमय जस चंद्रिका के रचयिता है अपने मधुकर कवि। लोक साहित्य का अगला ग्रंथ है अपने वसंत विलास। वसंत विलास, इसके रचयिता अज्ञात है भाई, पता नहीं है किसने लिखा था, और इसके पहले जो लिखे थे वो खुद ग्रंथ ही अज्ञात है। उनके रचयिता का तो पता है, लेकिन वो ग्रंथ गायब है, प्राप्त नहीं हुए हैं, और यहाँ पर रचयिता अज्ञात है, कोई पता नहीं कि किसने ये लिखा था, लेकिन उपलब्ध है। इसमें 84 दोहों में स्त्रियों पर वसंत का प्रभाव वर्णित है, तो नाम से पता चल रहा है वसंत विलास। वसंत ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु मानी गई है, तो वसंत का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव है, वो इस पर वर्णित है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ में या किस लोक साहित्य में 84 दोहों में स्त्रियों पर वसंत का प्रभाव वर्णित है, इसमें है वसंत विलास में, नाम से पता चल जाएगा। तो इस कृति का प्रकाशन वर्ष 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ। यानी कि 1952 में ये जो ग्रंथ छपा करते थे, प्रकाशित हुआ करते थे, वो है हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला, उसके अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। कब, 1952 में हुआ था। लास्ट है, ये आपको याद रखना है भाई, इसका रचयिता तो अज्ञात है, लेकिन इसका संपादन किसने करवाया था, केशवलाल हरसाद राय। केशवलाल हरसाद राय, तो यही हम इसे याद रखेंगे। वसंत विलास के संपादक कौन है, केशवलाल हरसाद राय, ठीक है। अपन जो लोक साहित्य पढ़ रहे हैं, लोक साहित्य पढ़े ना, तो दूसरा हाँ लोक साहित्य, इसमें तो अपने ग्रंथ पढ़े, और अमीर खुसरो के ग्रंथ भी इसी में आते हैं, तो उनका परिचय भी साथ के साथ में पढ़ रहे हैं। तो अमीर खुसरो के परिचय देखिए आप, कि इनका जन्म 1255, सॉरी ये 55 है, कि इनका जन्म 1255 ईस्वी में पटियाला गांव, एटा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटियाला गांव, एटा जिला, उत्तर प्रदेश। कब हुआ था, 1255 में। 1255 में, तो 1255 में अमीर खुसरो का जन्म पटियाला गांव, एटा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए आप, इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। वास्तविक नाम क्या था इनका, अबुल हसन। अ से अमीर खुसरो और अ से हम याद रख लेंगे अबुल। 1255, पटियाला गांव, एटा जिला, उत्तर प्रदेश, अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। आगे देखिए कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु थे। कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये प्रमुख शिष्य थे। शिष्य तो बहुत सारे थे उनके, लेकिन ये उनके प्रमुख शिष्यों में गिने जाते थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया के। तो इनके गुरु कौन हुए, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। आगे देखिए आप, इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है, तूतीय हिंद, अर्थात हिंद का तोता भी कहा जाता है। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाला प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली में आप ध्यान रखें, आ सबसे पहले आता है साहब, तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। आगे देखो, इन्होंने दिल्ली में कितने सुल्तानों का शासन देखा था, 11, जिसमें से इन्होंने कितने की सेवा की, 7 की। कि अमीर खुसरो ने दिल्ली में 11 सुल्तानों का शासन देखा था, जिसमें से 7 की तो इन्होंने खुद ने क्या की थी, सेवा की थी। आगे देखो, सितार, तबला और कव्वाली के क्या है ये जनक। सितार, तबला और कव्वाली का जनक कौन है, अमीर खुसरो। सितार, तबला और कव्वाली के जनक कौन है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखिए आप इनकी प्रमुख रचनाएं। खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, खुसरो की पहेलियां और मुगरियां तो फेमस है इसी। खुसरो की पहेलियां और एक है मुगरियां। 2 सुकने, खालिक बारी और नूह सिपर।
खुसरो की पहेलियां, दो सुकने, खालिक बारी, मुकरियां और नुअन सिपर, ऐसे याद करने हैं। तो याद करेंगे आप कि अमीर खुसरो दो खा मुनु, यानी कि अमीर खुसरो ने मुझे धोखा दे दिया। अमीर खुसरो धोखा मुनु, मुनु यानी मुझे, कि अमीर खुसरो ने मुझे धोखा दे दिया। कैसे याद करेंगे? अमीर खुसरो, तो अमीर से तो अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। खुसरो से क्या याद रखना है? खुसरो की पहेलियां। दो से क्या याद रखेंगे? दो सुपने। खा से क्या याद रखेंगे? यानी कि दो खा, तो दो से तो दो सुपने, खा से खाली बारी, और मुनु तो मुंह से मुकरिया, और नु से नु सिपर। अमीर खुसरो दो का मुनु, अमीर खुसरो धोखा मुनु, तीनों शब्द एक साथ, अमीर खुसरो धोखा मुनु। तो अमीर खुसरो, अमीर से अमीर खुसरो, खुसरो से खुसरो की पहेलियां, दो से दो सुपने, और खा से खालिक बारी, खा से खालिक बारी, मुनु मुंह से क्या आएगी? मुकरिया, और नु से नो से पर आ जाएगी। तो ये इनकी अपने करतियां याद हो जाती है। आगे देखो आप, खालिक बारी एक क्या है? शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, खालिक बारी एक शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है, बस। आगे देखो, नुअसिपर भारतीय बोलियों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। जो नुअसिपर इन्होंने रचना की, उसमें अपने भारत की जो कई सारी बोलियां हैं उनकी इन्होंने इसमें विस्तार से रचना की है। अब इनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति आती है कि जब इनके गुरु कौन है बताओ? निजामुद्दीन औलिया, कि इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का जब निधन हो गया तो इन्होंने एक पंक्ति कही। क्या कहा था इन्होंने? और ये कहते इनका भी निधन उनके साथ हो गया, बता कि एक पंक्ति कही थी अपने गुरु के बारे में, और इन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरोगर आपने रेण बही चौदेश। कि गोरी सेज पर अपने मुख पर केस यानी कि बाल डाले हुए सो रही है। चल खुसरोगर आपने, कि आप खुसरो तू भी अपने घर चल। रेण बही चौदेश, की देश में चारों ओर रात हो गई है। जैसे इनके गुरु का निधन हुआ वैसे इन्होंने ये सोचा कि अब चारों तरफ एक दूसरी रात सी हो गई है, यानी कि जो ज्ञान के भंडार थे, जो मार्गदर्शक थे, वही चले गए, तो अब यहाँ पर अपने को भी क्या करना। और ऐसा करके भी उनके साथ ही वहीं मर जाते हैं। तो ये लाइन लिखो आप कि इनके बारे में कहा था, इनकी निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु हैं, उनकी मृत्यु पर इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, देखिए आप, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने रेण भई, रेण या रेण भी लिख सकते हो, रेण भई चौदेश, रेण भई चौदेश। जैसे गुरु की मृत्यु हुई तो कोई गोरी सोवे सेज पर, उनकी सैया सो रही थी ना, लेटा रखा था उनके शव को, मुख पर डाले केस, जैसे मुख पर केस डाले तो उनके ऊपर कपड़ा लगाए देते हैं मरने के बाद। तो चल खुसरो कर आपने रेण भई चौदेश, अब तो चारों तरफ देश में क्या हो गई है? रात ही रात हो गई है। अब अपने घर, और ऐसा करके इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये अमीर खुसरो का परिचय हुआ अपने साथ में। विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली के लेखक हैं विद्यापति, नॉर्मल है। विद्यापति पदावली के लेखक कौन है? विद्यापति। लेकिन आगे इनके बारे में अपने यहाँ जब इनका जिक्र आ जाता है तो इनका पूरा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो टॉपिक दे रखा है अपने वरिष्ठ अध्यापक में, उसमें दे रखा है कि रचना और रचनाकार, फेमस में जो रचनाकार है वो भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो जिनका जन्म हुआ था 1380 में, विद्या कब आई? 1380 में। विद्यापति, विद्या का पति कब आया? 1380 में आया। ध्यान रखना। कौन से गांव में? विस्फी। ये तो सिंपल है, ये लो, विस्फी गांव में आया था। वी से विस्फी और वी से विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में, विस्फी बिहार में। ठीक है, तो विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में ग्राम विस्फी, जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। आगे देखिए आप, ये किसके उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे।
विद्यापति किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। इन्हें अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, खेलन कवि, सरस कवि और मैथिल कोकिल आदि नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। किसको जाना जाता है? तो अपने को सारे याद करने हैं। इन्हें अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, दो तो जयदेव हो गए, जयदेव जयदेव कौन है? विद्यापति विद्यापति। अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, खेलन कवि, सरस कवि, दो बार कवि है, दो बार जयदेव जयदेव है। तो अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, खेलन कवि, सरस कवि और मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। आगे देखा, विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, यानी गीतकार यानी प्रारंभ का गीतकार और हिंदी गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक तथा कृष्ण भक्ति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। कई सारी चीजों का प्रवर्तक। आदि गीतकार माना जाता है हिंदी का। हिंदी गीति काव्य परंपरा की जो शुरुआत हुई उसके प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है और कृष्ण भक्ति का प्रवर्तक भी इनको ही माना जाता है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, आदि गीतकार, हिंदी का गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक और कृष्ण भक्ति काव्य का प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। यह मैथिली के साथ दो और भाषाएं, संस्कृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना करते थे। मैथिली कोकिल तो करते ही क्योंकि मैथिली में लिखा करते थे, लेकिन इसके साथ में ये संस्कृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना करते थे। इसके आगे देखिए आप, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। विद्यापति पतावली तो क्या पूछेगा, वो नाम से पता चल रहा है कि विद्यापति की है। पूछने वाला प्रश्न यहाँ है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है? विद्यापति। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति। कैसे याद करेंगे आप? कीर्ति लता यानी के बेल, कीर्ति पताका, पताका यानी के ध्वजा। आपकी कीर्ति कब फैलेगी? आपकी कीर्ति कब फैलेगी? जब आपके अंदर क्या होगी? विद्या। तो कीर्ति कीर्ति याद कर लेंगे आप। कीर्ति आपको कब मिलेगी? जब आप में विद्या होगी। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति की कीर्ति लता नामक रचना को कहानी कहते हैं। कीर्ति लता, लता लता की कहानी याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, कहा जाता है कि इनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। इतने अच्छे पद थे इनके कि उनको गाते गाते कौन? चैतन्य महाप्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे? विद्यापति के। किसके पदों को गाते गाते? विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते, ऐसे गाते। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी थे। विद्यापति किसके दरबारी थे? शिव सिंह के। सिंपल है, ये शिव के उपासक थे और शिव सिंह के दरबारी थे। भगवान शिव के उपासक थे ना, और इन्हीं के शिव सिंह के दरबारी हो गए, राजा शिव सिंह के। विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारी कवि, ये विवाद का विषय रहा है। अभी तक ये विवाद ही है कि ये भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे, तो ये विवाद का विषय बना हुआ है। देखो आपको याद हो क्या होगा, विद्यापति का जन्म 1380 में ग्राम बिस्फी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। ये शिव के उपासक थे। इन्हें अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, खेलन कवि, सरस कवि और मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। यह मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना किया करते थे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसमें जो विद्यापति की जो कीर्ति लता है उसे कहानी भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाया करते थे और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी थे। और ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है कि भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। ये विद्यापति का परिचय साथ में कंप्लीट हो गया अपने, और अपने ये साहित्य लोक